Dear students, welcome to our channel Mathematics and Computer Science Essentials. In this lecture, we will study the M method of linear programming. इस मेथड में हमारा जो प्रॉब्लम है, वो जो केस हमने कंसीडर किया है वो मैक्सिमाइजेशन का केस है, और उसका जो प्रॉब्लम हमने लिया है उसकी शेप है maximize z is equal to 5x1 plus 8x2 subject to three inequality constraints. Constraint 1 is of the form greater than equal to 3. Second constraint is also greater than equal to type, and third constraint is less than equal to type. दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है। सबसे पहला स्टेप एम मेथड अप्लाई करने के लिए इस प्रॉब्लम को एम मेथड के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट या लीनियर इक्वेशंस में बदलने के लिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं दो टाइप के वेरिएबल्स। फर्स्ट, जो लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, उसमें हम स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें से हमने सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देना है। मीन हमारे पास इसकी फॉर्मेशन का जो स्टेप बनेगा वो इसको इक्वेशन में बनाने के लिए है। हम देखें, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की है, उसमें से हम s1 माइनस करेंगे। दिस इज फर्स्ट सरप्लस वेरिएबल। सेकंड जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसमें हम s2 माइनस करेंगे और ये इक्वालिटी में बदल जाएगी। और थर्ड लेस देन इक्वल टू वाली में हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और ये इक्वालिटी में बदल जाएगी। अब यहाँ एक इशू है कि जो सिंप्लेक्स मेथड काम करता है वो रिक्वायर करता है कि जितनी कंस्ट्रेंट्स हो उतने स्लैक वेरिएबल्स होने चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू थर्ड कंस्ट्रेंट जो है टाइप की, लेस देन इक्वल टू टाइप की, उस थर्ड कंस्ट्रेंट से स्लैक वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। लेकिन फर्स्ट टू कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल्स की बजाय सरप्लस वेरिएबल्स है, और ये इक्वेशन बन भी चुकी है। तो हम यहाँ टेम्परेरीली आर्टिफिशियल वेरिएबल करेंगे इंट्रोड्यूस, जो चाहिए तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे चाहिए तो नहीं, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड के लिए जरूरी है कि इन दो कंस्ट्रेंट्स के साथ भी स्लैक वेरिएबल अटैच हो। तो ये जो न्यू वेरिएबल्स हम उस स्लैक वेरिएबल्स की कमी पूरी करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उन्हें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में फिर एट द सेम टाइम दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक सरप्लस वेरिएबल माइनस होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप वाली में भी यही सिचुएशन है, लेकिन थर्ड में सिर्फ स्लैक वेरिएबल होगा। अब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बिल्कुल वही रोल प्ले करेंगे जो कि स्लैक वेरिएबल का है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज कर दिया जाता है? इसकी सेंस बनती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एम मेथड में पिनलाइज किया जाता है, इसको पेनाल्टी अप्लाई की जाती है। वो कैसे अप्लाई की जाती है? अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो इसे इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का मल्टीपल टाइम इसमें से माइनस कर दिया जाता है, और अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो इन्हीं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का मल्टीपल ऐड कर दिया जाता है। तो जाहिर बात है, मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में अगर माइनस करेंगे तो ये उसके लिए पेनाल्टी हो गई, और अगर मिनिमाइजेशन में कुछ ऐड करेंगे तो पेनाल्टी हो गई, वो उसको एक्सीड करेगा, बढ़ाएगा उसको। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नई शक्ल क्या बन जाती है? हम लोग z के ओरिजिनल एक्सप्रेशन 5x1 प्लस 8x2 में से माइनस कर देंगे m टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2। m क्या चीज है? m कोई भी लार्ज पॉजिटिव नंबर है, लाइक 100, 1000, 10,000। अच्छा, यहाँ ये वैल्यू नहीं रखती कि आप m को 1000 रखते हैं या 100 रखते हैं। आपके जिम्मे में m एक लार्ज नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कभी हमें m को कंपेयर करना पड़े 5 से तो m बिगर कहलाएगा, 5 स्मॉलर ही रहेगा। m को कंपेयर कंपेयर करना पड़े 100 से तो m जो है वो 100 से भी बिगर होगा। सो प्रॉब्लम में नजर आने वाले तमाम नंबर से बड़ा होगा m।
तो m अपनी सहूलत के लिए हम 100,000 10,000 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो रखे बगैर भी m को लार्ज पॉजिटिव नंबर मानते हुए हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम बन गया, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2 माइनस m टाइम्स a1 प्लस a2 सब्जेक्ट टू 3 लीनियर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। और ये बाकी हमारे पास टोटल 7 वेरिएबल्स हो गए, जिनमें से 2 डिसीजन वेरिएबल्स, 2 सरप्लस वेरिएबल्स और 3 स्लैक वेरिएबल्स इंक्लूडिंग 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड प्रॉब्लम है इसकी का इनिशियल टेबल तैयार करना। इसका इनिशियल टेबल तैयार करने के लिए हम लोग इसमें तकरीबन 4 रोज पूरी बनाएंगे। एक जीरो होगी, एक A1 रो होगी, एक A2 रो होगी और एक S3 रो होगी। जीरो में ये सारे कोएफिशिएंट जो जी के हैं दे विल बी शिफ्टेड टू दी लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास जी का कोएफिशिएंट बनेगा -5। जी के जो में से माइनस करेंगे टर्म्स, तो ये -5x1 -8x1 प्लस m टाइम्स बन जाएंगे। और ये कोएफिशिएंट जीरो में -5 -8 0 0 0 और m नजर आएंगे। चूंकि जी इक्वेशन में S1 S2 S3 मौजूद नहीं है, इसलिए इनके कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। और राइट साइड पे जीरो आ जाएगा सोल्यूशन कॉलम में। जब हम सारी टर्म्स को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो राइट पे जीरो रह जाएगा। फर्स्ट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट जो इक्वेशन बनाई हमने उसको हम A1 रो में रखेंगे, और A1 रो के सामने क्या क्या आएंगे, x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट, S1 का कोएफिशिएंट -1। इसमें S2 और S3 मिसिंग है, A2 नहीं है, तो A2 के नीचे इस रो में 0, S3 के नीचे 0, S2 के नीचे 0, S1 का कोएफिशिएंट -1 और A1 का कोएफिशिएंट 1, और राइट हैंड साइड 3 रखी जाएगी। इसी तरह से सेकंड से हम बना लेंगे सेकंड रो, और थर्ड से हमारी थर्ड रो बन जाएगी। अब ये हमारे पास इनिशियल टेबल बन गया। इस टेबल को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। इस टेबल से हमें पता चलता है कि हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम में A1 A2 और S3 रखे गए। यहां मैं एक चीज रिमाइंड करना बेहतर समझता हूं कि बेसिक वेरिएबल स्टार्टिंग टेबल में हमेशा स्लैक वेरिएबल्स को रखा जाता है, और ये स्टार्टिंग टेबल में स्लैक वेरिएबल्स 3 है, A1 A2 S3। S3 डायरेक्टली स्लैक वेरिएबल है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 स्लैक का रोल प्ले करेंगे। बाकी सारे वेरिएबल्स जो कि इस कॉलम बेसिक में जो स्लैक नहीं है, वो इनिशियल टेबल में क्या होंगे, वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। सो नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ पे इस टेबल में आपको जीरो नजर आएंगी, हालांकि वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे बेसिक कॉलम में। तो जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो यहां तक नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 x2 s1 s2, इन सब की वैल्यू जीरो। तो जब हम z इक्वेशन में लगाएंगे तो ये सोल्यूशन कॉलम में हमें जीरो नजर आएगा। अगर हम ये वैल्यू सारी x1 s1 x2 और S2 की जीरो लगा दें तो A1 3 आ जाएगा, A2 4 आ जाएगा और S3 5 आ जाएगा। वो हमें इस टेबल में लास्ट कॉलम में भी नजर आ रही है वैल्यूज। अब इस टेबल में हमें ये नजर आ रहा है कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं A1 A2 एंड S3 है। अब अगर गौर करें तो S3 हमें जीरो में या Z इक्वेशन में नजर नहीं आता, लेकिन A1 A2 Z इक्वेशन में मौजूद है, और उसके कोएफिशिएंट्स जीरो में जीरो नहीं है, m और m है। ये सिचुएशन जो है ये कंपैटिबल नहीं है सिंप्लेक्स मेथड के इनिशियल टेबल की। कंपैटिबिलिटी क्या है कि जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हों उनके कोएफिशिएंट्स जीरो में जीरो होने चाहिए, या दूसरे लफ्जों में वो सारे बेसिक वेरिएबल z इक्वेशन में नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहले इसको कंपैटिबल बनाना है। कंपैटिबल बनाने के लिए चूंकि जी में अब सिर्फ A1 A2 ऐसे नजर आ रहे हैं जो बेसिक भी हैं, तो A1 A2 को यहां से खत्म करना है। ये काम हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, A1 की रो को m टाइम करके इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां जीरो हो जाएगा, और A2 की रो को भी m टाइम करके माइनस कर देंगे, यानी जो A1 का कोएफिशिएंट है वही A1 वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे और z में से माइनस कर देंगे, और जो कोएफिशिएंट A2 का नजर आ रहा है वो A2 वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और रो से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। एक वे ये है। दूसरा वे ये है कि हम इन दो इक्वेशंस में जिनमें A1 A2 है वहां से A1 A2 की वैल्यू लेते हैं। A1 की वैल्यू 3 - 3x1
+2x2 माइनस S1 करने से आ जाएगी, और A2 की वैल्यू 4 माइनस ये सारा एक्सप्रेशन माइनस करने से आ जाएगी। ये वैल्यूज दोनों A1 A2 की हम Z में फिट कर देते हैं, और Z में ये A1 A2 की वैल्यूज फिट करने से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन करते करते हमारे पास Z जो है वो फाइनल फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ x1 x2 S1 और S2 आ जाएगा। अब Z1 की जो अब हमारे पास नई वैल्यू बनी है उसमें 4m प्लस 5 टाइम्स x1 है, और 6m प्लस 8 टाइम्स x2 है, S1 है, S2 है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो अब आप देखिए Z में ना S3 नजर आ रहा है, ना A1 नजर आ रहा है, ना A2 नजर आ रहा है। अब अगर Z के ये कोएफिशिएंट 0 में रखे जाए तो टेबल कंपैटिबल बन जाएगा विद द 0 बन जाएगी कंपैटिबल विद रेस्ट ऑफ द टेबल, मींस बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स 0 नजर आएंगे 0 में। अब इनको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं। ट्रेडिशनल वे क्या है कि इनको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे और अब कोएफिशिएंट्स हम 0 में रिप्लेस कर देंगे। x1 की जगह x1 का कोएफिशिएंट -4 टाइम्स m प्लस 5 होगा, x2 का कोएफिशिएंट -6m प्लस 8 होगा, S1 का कोएफिशिएंट प्लस m हो जाएगा, S2 का कोएफिशिएंट भी प्लस m हो जाएगा, और हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं S3 A1 A2, ये ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट ऑर्डर किया जा सकता है, A1 पहले A2 बाद में, और एंड पे S3 भी रखा जा सकता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा इन तीनों के कॉलम से। ये है जी हमारा कंपैटिबल और इनिशियल टेबल, जिसपे हम सिंप्लेक्स मेथड अब लगाएंगे। एम टेक्निक का काम सिर्फ इतना ही है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पेनलाइज करना है विद पेनाल्टी फैक्टर m, नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, और बाकी काम वही है जो सिंप्लेक्स मेथड में होता है। सिंप्लेक्स मेथड की आइट्रेशन इनिशियल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल पे, जो हमने ये रीसेंट टेबल बनाया है, इस पे हम इनिशियल आइट्रेशन, इसकी मदद से हमने जो टेबल अब लिया है इस पे हम इसकी अब इनिशियल आइट्रेशन अप्लाई करते हैं सिंप्लेक्स मेथड की। उसमें पहला स्टेप होता है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी में क्या चेक करते हैं? मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कोई कोएफिशिएंट 0 में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो कोएफिशिएंट्स, एक x1 का भी और एक x2 का भी नेगेटिव है, तो ऑप्टिमैलिटी इसमें अभी होल्ड नहीं करती है। सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो अब हमें क्या करना होगा? हमें अब इस फिजिबल सॉल्यूशन को चेंज करना है। वो कैसे चेंज करते हैं? हम किसी एक नॉन बेसिक वेरिएबल को, यानी इस पूरी रो में हमारे पास 4 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, x1 x2 S1 S2, 4 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। इनमें से कोई एक हमने यूज करना है, और इसको हमने इंक्लूड करना है बेसिक वेरिएबल्स में, और इनमें से एक को यहां से एक्सक्लूड करना है। इस कॉन्सेप्ट को हमने लेबल किया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल एंड द लिविंग वेरिएबल। तो अब सेकंड स्टेप हो गया कि इन चारों में से एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल वो होगा जिसका 0 में कोएफिशिएंट मोस्ट नेगेटिव होगा, यानी दो क्वालिटीज होंगी, नेगेटिव भी होगा और वैल्यू भी बड़ी होगी। तो यहां पे हम देखते हैं कि x1 के कोएफिशिएंट में नेगेटिव है, x2 के कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू में 4m है और इसकी वैल्यू में 6m है, तो ज्यादा m जो है वो x2 के पास है, तो ये वाला कोएफिशिएंट x2 का मोस्ट नेगेटिव है। सो एंटरिंग वेरिएबल इज द वेरिएबल हैविंग मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन 0 फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता तो हम पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स में से मोस्ट पॉजिटिव ढूंढते। x2 एंटरिंग वेरिएबल, और इसका कॉलम हमारे पास पिवट कॉलम बन जाएगा। इस पिवट कॉलम की मदद से अब हम क्या करेंगे? इन तीनों में से लिविंग वेरिएबल का फैसला करेंगे। लिविंग वेरिएबल के लिए हम अप्लाई करते हैं मिनिमम रेशो टेस्ट, MRT से हम इसे एब्रीवेट करेंगे। वो कैसे हम करते हैं? सोल्यूशन कॉलम की सारी एंट्रीज डिवाइड कर देनी है पिवट कॉलम की सारी एंट्रीज से, तो ये रेशोज बन जाएंगी 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास रेशोज बनी 3/2, 1 और 5। मिनिमम रेशो टेस्ट कहता है
कि जो इन रेशोज में से जिस वेरिएबल बेसिक के अगेंस्ट मिनिमम रेशो बनी वो वेरिएबल हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। सो बाय MRT A2 लीव्स, X2 एंटरिंग वेरिएबल है और A2 लिविंग वेरिएबल है। अब नेक्स्ट टेबल में A2 की जगह पे हम बेसिक कॉलम में X2 लेबल कर देंगे और टेबल को अपडेट करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा इस टेबल को अपडेट करना है। अब X2 हमने रिप्लेस कर दिया A2 की जगह पे, तो अब ये जो रो हमारे पास बनी है ये न्यू पिवट रो है। हमारे पास पिवट कॉलम ओरिजिनल X2 का कॉलम है और पिवट रो जो है वो A2 की रो है। और अब हम इस A2 की रो से दूसरी रो बनाएंगे जो कि बनेगी न्यू पिवट रो बनाएगी। न्यू पिवट रो बनेगी वो X2 की रो होगी। और ये न्यू पिवट रो बनाने का तरीका क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो एंट्री नजर आ रही है वो 4 है। दिस इज नोन एज पिवट एंट्री। तो इस पिवट एंट्री की मदद से हम न्यू पिवट रो बनाएंगे। ऑपरेशन क्या होगा, हम इस रो को A2 वाली रो को अगर हम पिवट एंट्री 4 से डिवाइड कर दें तो इसकी जो न्यू शेप बनेगी दैट इज कॉल्ड न्यू पिवट रो। अब हमारे पास न्यू पिवट रो है और इसकी एंट्रीज बन गई 1/4, 1 0 -1/4 0 0 1/4 एंड 4/4 इट विल बी 1। ये हमारी न्यू पिवट रो है। अब नेक्स्ट काम है कि इस न्यू पिवट रो के ऊपर पूरे कॉलम में जीरो में भी जीरो नजर आना चाहिए, A1 रो में भी जीरो नजर आना चाहिए और S3 रो में भी यहां जीरो नजर आना चाहिए। आइए हम ये ऑपरेशंस करते हैं। अब हम जीरो देखते हैं। जीरो में हमें इस पिवट एंट्री के ऊपर जो एंट्री नजर आ रही है वो -6m+8 है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी जीरो में न्यू पिवट रो का 6m+8 टाइम्स करके ऐड कर देंगे। अगर ये नेगेटिव एंट्री है तो हम इसी नंबर का NP रो से NPR से प्रोडक्ट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। जाहिर बात है जीरो बनाने के लिए हमें उसका रिवर्स काम करना है। अगर ये नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम ये सारी एंट्रीज टर्न बाय टर्न ऐड करते हैं। तो पहले इसमें इस पिवट एंट्री को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसमें ऐड किया जाएगा। तो वो ऑपरेशन कुछ इस किस्म का नजर आएगा। ये ओरिजिनल एंट्री थी -6m+8 और ये हो गया पिवट रो का एंट्री हमारे पास 1 × 6m+8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा। ये सेम देखें सिमिलर अमाउंट्स हैं, आपस में कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ जीरो बन जाएगा। अब यही प्रोसीजर जो है 6m+8 टाइम्स NPR बाकी सारी एंट्रीज में भी ऐड होगा। अब हम X1 की एंट्री को देखते हैं। X1 के नीचे जीरो में जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है -4m+8 उसको देखते हैं। उसमें भी हमारा क्या काम होगा, -4m+8 में ऐड कर देंगे 6m+8 टाइम्स ऑफ द एंट्री इन द न्यू पिवट रो। 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये -5m+6/2 बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं S1, यानी इसके नीचे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें M नजर आ रहा है। तो इस M के ऊपर जो ऑपरेशन करेंगे सेम ऑपरेशन होगा। ये M में ऐड होगा 0 टाइम्स 6m+8। तो 0 टाइम्स 6m+8 सेम M नंबर रहेगा हमारे पास और ये वैल्यू M आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री इज अगेन M S2 के नीचे। इस M में इसका फिर 6m+8 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास M+6m+8 नेगेटिव 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास -M+4/2 बन जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री जीरो है। जीरो में हम ऐड करेंगे 0 टाइम्स 6m+8 तो वो 0 + 0 ये अनचेंज रहेगा, जीरो एंट्री। नेक्स्ट देखें, जीरो में अगेन 0 टाइम्स 6m+8 ऐड करेंगे तो ये जीरो रहेगा। A2 के कॉलम में जीरो मौजूद है तो जीरो में फिर इसका 1/4 टाइम्स ऑफ 6m+8 ऐड करेंगे। वो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 3m+4/2 आ जाएगा। लास्ट जो एंट्री है जीरो की वो -7m है। इसमें हम ऐड करते हैं -7m +1 टाइम्स ऑफ 6m+8। तो इनको सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे तो ये -m+8 आ जाएगा हमारे पास।
अब ये 0 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं A1 रो की तरफ। A1 रो में इस 1 के ऊपर हमें जो एंट्री नजर आ रही है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, NPR का 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर देंगे। NPR का 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 आएगा। तो आइए पहले इस पिवट एंट्री के अबव एंट्री A1 रो वाली इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 है, इसमें से माइनस क्या होगा, 2 में से माइनस होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 0 बन जाता है। अब हम इसकी फर्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री 3 है, 3 में से माइनस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से, तो ये सॉल्व करने के बाद 3 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके 5/2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। A1 रो की नेक्स्ट एंट्री -1 है, तो इसको हम यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। ये क्या बनेगा, -1 इंटू 0 टाइम्स 2 माइनस करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये 0 है, 0 में से -2 टाइम्स ऑफ -1/4 करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन और कैंसिलेशन के बाद +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 0 है, इसमें 0 मल्टीपल ऐड होना है तो जाहिर बात है ये सेम रहेगा, इसकी कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट में 1 है और इसके नीचे 0 है, तो ये 1 भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। 0 है, इसमें से माइनस होगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4, ये कैलकुलेशन करेंगे और ये कैलकुलेशन हमें बताएगी कि 0 - 2 टाइम्स 1/4, ये सिंप्लीफिकेशन के पास नेगेटिव के बाद -1/2 आ जाता है। नेक्स्ट एंट्री 3 है, इस 3 को इंप्रूव करते हैं। 3 में से क्या माइनस करना है, 2 टाइम्स ऑफ NPR, 3 - 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास A1 रो कंप्लीट हो गई। नाउ वी मूव टू S3 रो। S3 रो में फर्स्ट एंट्री इस पिवट एंट्री के नीचे 1 है, तो ये सिंपली इस 1 को इसमें से माइनस करके बनाया जा सकता है। तो जब इसको इसमें से सिंपली माइनस करेंगे तो ये क्या क्या कैलकुलेशन हो जाएंगी, 1 में से 1/4 माइनस होगा, 1 में से 1 माइनस होगा, 0 में से 0 माइनस होगा, 0 में से ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आइए ये ऑपरेशंस देखते हैं। 1 में से 1 माइनस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर इस 1 में से 1/4 माइनस होगा तो सिंप्लीफाई होकर ये 3/4 आ जाएगा। फिर इस 0 में से 0 टाइम्स ऑफ -1 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट एंट्री इंप्रूव करते हैं। 0 में से माइनस करना है 1 टाइम ऑफ NPR, 0 में से -1 टाइम ऑफ NPR में एंट्री जो है वो -1/4 है, वो करेंगे तो ये सॉल्व होके +1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है 1 में से हम माइनस करेंगे 0 टाइम्स ऑफ -1, तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 0 है, यहां भी 0 है, तो यहां कैलकुलेशन से 0 ही रहेगा। ये 0 है, इसमें से 1 टाइम जब माइनस करेंगे तो सिर्फ -1/4 होने के बाद ये -1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 5 है, इसमें से जब हम NPR को माइनस करेंगे तो ये सिंपली 5 - 1 4 बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास S3 रो कंप्लीट हो गई। S3 रो के बाद जैसे ही S3 रो कंप्लीट हुई, हमारी ये एक आइट्रेशन मुकम्मल हो गई। इस आइट्रेशन को मुकम्मल करने के बाद अब हमारा काम है नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना। इस नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाने के लिए अब हमारे पास टेबल नंबर 2 यूज होगा। ये पहला टेबल यहाँ पे काम, इसका काम खत्म हो गया। इस टेबल नंबर 2 पे चलते हैं और हमारी आइट्रेशन 1 में पहला स्टेप है कि हम इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करें। ऑप्टिमैलिटी चेक करने का तरीका है कि क्या ऑप्टिमल कब हो जाएगा, जब इसकी रो में कोई कोएफिशिएंट नेगेटिव ना हो। तो यहाँ अभी 2 कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है, x1 का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है, s2 का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है। अब हम, इसका मतलब है कि ये टेबल अभी तक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बनी, तो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई, हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई तो हम एंटरिंग वेरिएबल का फैसला करेंगे, और वो कौन सा होगा, विद द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट। x1 का कोएफिशिएंट मोस्ट नेगेटिव है, तो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल x1 हो जाएगा। अब x1 का कॉलम हमारे पास पिवट कॉलम हो गया। अब लिविंग वेरिएबल का फैसला करने के लिए वी विल अप्लाई मिनिमम रेशो टेस्ट। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तीनों को। 1 डिवाइडेड बाई 5/2 रेशो लेने के लिए, 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 4 डिवाइडेड बाई 3/4। रेशो सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या फॉर्म बनाती हैं, 2/5, 5, 4, 16/3। इनमें से मिनिमम 2/5 है, सो A1 अब लिविंग वेरिएबल होगा।
पिवट रो हमारी A1 वाली हो गई और पिवट कॉलम X1 वाला हो गया और पिवट एंट्री 5/2 है। अब हम न्यू टेबल बनाएंगे, न्यू पिवट रो बनाएंगे और उसकी मदद से उसके अबव एंड बिलो जीरोस बनाएंगे। अब हमारे न्यू टेबल के लिए हमारी पिवट रो A1 को रिप्लेस कर दिया जाएगा X1 से। अब पिवट रो बनाने के लिए, न्यू पिवट रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पिवट एंट्री है उसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा। और ये जाहिर बात है 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 रेसिप्रोकल होके -2/5 हो जाएगा। 5/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2/5 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 कट जाएगा और ये 1/5 आ जाएगा। ये हमारे पास 2/5, ये भी हमारे पास -1/5 और ये 2/5। ये हमारी न्यू पिवट रो है। अब जैसे कि हमने पिछली आइट्रेशन में देखा कि हमें जो इस एंट्री हमारी जो पिवट एंट्री है इसके ऊपर जी में जो नजर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस का है तो ऐड कर देंगे और ये सारी एंट्रीज पे यही ऑपरेशन करेंगे तो जीरोस बना देंगे इसके ऊपर भी और नीचे भी। आइए हम पहले जीरो देखते हैं। जीरो में हमें जो नजर आ रही है एंट्री वो है -5 + 5m + 6 ÷ 2। तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, हम एनपीआर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सारी एंट्रीज को और इनमें ऐड कर देंगे। पिछली आइट्रेशन में मैंने टर्म बाय टर्म हर एंट्री की कैलकुलेशन दिखाई थी, तो यहां मैं पहले आपको ऑपरेशन दिखाता हूं कि इसमें क्या होगा। अब ये क्या ऑपरेशन बना कि इस न्यू पिवट रो को हम 5m + 6 ÷ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बनेगा वो इसमें ऐड कर देंगे। ये जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। -2/5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा और ये 5m + 6/5 आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा। फिर 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 पहले से भी मौजूद है नीचे, 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। 0 टाइम्स ऑफ एनी नंबर इज 0, ये 0 ऐड होगा। 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कटेगा, नीचे 5 आएगा, ये ऐड हो जाएगा। -1/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये -10, नीचे 10 हो जाएगा। और 2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 कटेगा, बाई 5 होके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जीरो इन एंट्रीज को सॉल्व करने से बनेगी। पिछली आइट्रेशन में मैंने ये टर्म बाय टर्म सॉल्व करके आपको बताई, आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यही एंट्रीज आपको नजर आएंगी, लेकिन आपने हर एंट्री को ही लिखते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है X2 रो। X2 रो में भी यही ऑपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमें 1 के नीचे 1/4 नजर आ रहा है, तो हम एनपीआर को 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो ऑपरेशन बनेगा -1/4 माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ 1/4 टाइम्स एनपीआर। इसका 1/4 टाइम माइनस करेंगे, इसका 1/4 टाइम जीरो, इसका 1/4 टाइम माइनस करेंगे, इसका 1/4 टाइम माइनस करेंगे, ये जीरो रहेगा। इसका 1/4 टाइम माइनस करेंगे, इसका भी 1/4 टाइम माइनस करेंगे, इसका भी 1/4 टाइम माइनस करेंगे। नेक्स्ट रो देखते हैं जी। नेक्स्ट रो में हमारे पास 3/4 नजर आया, तो हम एनपीआर का 3/4 टाइम इसमें से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस होने वाले नंबर्स नीचे रो में लिखे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वो इनको सॉल्व करके, टेबल यही है, बस इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यू टेबल बन जाएगा 0 0 -6/5 -7/5 5m + 6/5 4m + 7/5 एंड 46/5। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट रोज हैं वो सिंप्लीफाई होके न्यू टेबल ये बन जाएगा। अब हमारे पास आइट्रेशन 1 मुकम्मल हो गई। आइट्रेशन 1 मुकम्मल होने के बाद अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव करते हैं। इस टेबल को हम फिर से आइट्रेशन नंबर 2 के लिए यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस इसमें आती हैं। क्या ये ऑप्टिमल है कि नहीं, वही 4 स्टेप्स। जी तो हम चलते हैं आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ। आइट्रेशन नंबर 2 में हमारा सारी कैलकुलेशन अब इस लेटेस्ट टेबल पे चलेंगी। ये लेटेस्ट जो हमने बना लिया अपडेट करके इस टेबल के अब पिछले टेबल चूंकि हमारे काम के नहीं, इसलिए इसलिए हमने उसको अब विजिबल नहीं रखा। इस टेबल में पहला स्टेप क्या हो गया आइट्रेशन 2 में कि हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। अगेन हम देखते हैं जीरो में हमें -6/5 नजर आ रहा है, -7/5 नजर आ रहा है। सो स्टिल देयर आर नेगेटिव कोएफिशिएंट्स, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। तो अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसमें डिसाइड करना है विच वन इज एंटरिंग वेरिएबल। मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट -7/5 है, ये -6/5 इज बिगर एंड -7/5 इज स्मॉलर।
तो एंटरिंग वेरिएबल हमारे पास S2 हो जाएगा। अगर S2 एंटरिंग वेरिएबल है तो इसका कॉलम हमारा पिवट कॉलम बन गया। अब मिनिमम रेशो टेस्ट हमने अप्लाई करना है, इसमें ये नेगेटिव कोएफिशिएंट नेग्लेक्ट कर देना है, बाकी की रेशो लेनी है। रेशो लेते हैं, रेशो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं, फर्स्ट रेशो 2 बनती है, ये 37 बनती है। ये हमने क्विट कर दी क्योंकि ये नेगेटिव कोएफिशिएंट था। लीस्ट रेशो जो है वो 2 के वैल्यू आई है एंड इट रिलेट्स टू x1। तो अब हमारे पास बाय मिनिमम रेशो टेस्ट व्हाट वी सी, x1 लीव्स। अब x1 लीव कर गया, S2 एंटर किया, x1 को रिप्लेस कर देंगे S2 से, हमारा न्यू पिवट रो हमारे पास S2 रो बन जाएगी इन द प्लेस ऑफ x1। और ये कैसे बनानी है, पिवट एंट्री 1/5 से हमने इस रो को डिवाइड कर देना है। x1 रो को तो न्यू S2 रो बनेगी, ये हमारे पास S2 रो बन जाएगा। अब वही गास जॉर्डन ऑपरेशन हमने ट्राई करने हैं, इस 1 के ऊपर और नीचे जो जो एंट्रीज नजर आएंगी पिवट कॉलम में वो सारी जीरोस बनानी है। तो आइए पहले जीरो कंसिडर करते हैं। जीरो में हमें जो इसके ऊपर नजर आ रहा है वो है -7/5। तो हम S2 रो को 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी रो को जीरो में ऐड कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरह की एंट्रीज नजर आएंगी, +5 टाइम्स 7/5, +0 टाइम्स 0 होता है, -2 टाइम्स 7/5, +7/5, +0, +2 टाइम्स 7/5, -1 टाइम्स 7/5 और 2 टाइम्स 7/5 ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें x2 रो में हमें -3/10 नजर आ रहा है। तो x2 रो में हम क्या करेंगे, ये 3/10 टाइम ऑफ NPR इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एंट्रीज में ऐड होने वाली अमाउंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। S3 रो में हमें 1/10 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/10 को NPR से मल्टीप्लाई कर देंगे और S3 रो में से माइनस कर देंगे, हमारे पास ये ऑपरेशंस बन जाएंगे। अब अगला स्टेप है, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाइड टेबल की शक्ल ये नजर आना शुरू हो जाएगी। ये जीरो की सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये हमारे पास x2 रो की सिंप्लीफिकेशन के बाद और फिर S3 की सिंप्लीफिकेशन के बाद ये टेबल बन जाएगा। तो हमारे चारों स्टेप्स आइट्रेशन 2 के पूरे हो गए, तो आइट्रेशन 2 कंप्लीट हो गई, वी मूव फॉरवर्ड। अगर आइट्रेशन 2 कंप्लीट हो गई है तो अब आइट्रेशन 3 हमने अप्लाई करनी है नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल चूज करते हैं। आइट्रेशन 3 का पहला स्टेप है ऑप्टिमैलिटी चेक करना। हम देखते हैं कि येट जीरो में एक कोएफिशिएंट नेगेटिव मौजूद है, तो अब S1, और ये एक ही हमारे पास नेगेटिव है, तो S1 विल बी एंटरिंग वेरिएबल, S1 एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। और इस एक आइट्रेशन में उम्मीद है कि ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ये नॉट ऑप्टिमल है, यही नेगेटिव है, और ये हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल S1 हो गया। S1 एंटरिंग वेरिएबल है और इसका कॉलम हमारा पिवट कॉलम हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं मिनिमम रेशो टेस्ट। तो देखते हैं इस कॉलम में हमारे पास ये दोनों कोएफिशिएंट S2 के और x2 के नेगेटिव हैं, तो ये क्विट हो जाएंगे, रेशोज में नहीं हिस्सा लेंगे। सिर्फ ये तीसरे जो नंबर्स हैं सोल्यूशन कॉलम के साथ इसकी रेशो लेंगे और हमारे पास इसकी रेशो बन जाती है 7। तो हमारे पास बाय मिनिमम रेशो टेस्ट S3 इज लिविंग वेरिएबल। तो हमारा नेक्स्ट टेबल जो है उसमें S1 रिप्लेस कर देंगे, हम S3 की जगह पर रख देंगे और न्यू पिवट रो बनाने के लिए पिवट एंट्री से डिवाइड करेंगे। पिवट एंट्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू पिवट रो S1 की बनेगी -1 0 1 0 2 -1 0 7। अब इसके ऊपर हमने उसी तरह से जो जो एंट्रीज नजर आ रही हैं जीरो में, S2 रो में और x2 रो में, वो जीरोस बनानी है। तो ऑपरेशन जीरो में हमें -4 नजर आ रहा है, तो जो ऑपरेशन बनता है वो NPR का 4 टाइम्स ऐड कर देना है। ऐड करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह के सम नजर आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट x1 रो देखें जी, x1 रो में हमें -2 नजर आ रहा है, तो हम NPR का 2 टाइम्स इसमें ऐड करते हैं, हमारे पास ये सम नजर आ जाएंगे। और x2 रो में 1/10 नजर आ रहा है, x2 रो में -1/2 नजर आ रहा है, तो 1/2 टाइम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 3/2 -1/2 टाइम इसमें चूंकि हमने ऐड करना था, तो ये नेगेटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव हो गया। इसका 1/2 टाइम ऐड करेंगे, इसका 1/2 टाइम कैंसिल होकर 1 बनाएगा, इसका 1/2 टाइम -1/2 ऐड हो जाएगा और इसका 1/2 टाइम 7/2 हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो की नई शेप बन जाएगी 3000 8 AM S2 की जो रो बन जाएगी 300140-116। फिर x2 की हमारे पास ये बन जाएगी, और ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट होते ही हमारे पास आइट्रेशन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। हम अब फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेबल पे आइट्रेशन नंबर 4 लगाते हैं। आइट्रेशन नंबर 4 का पहला स्टेप है ऑप्टिमैलिटी चेक करना। तो हम देखते हैं कि जीरो में हमें कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट अब नजर नहीं आ रहा। तो अब ये जो करंट फाइनल टेबल बना है, ये हमारे पास सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गई। नाउ व्हाट इज दिस सोल्यूशन? ये सोल्यूशन बताती है कि S2 की वैल्यू 16 होनी चाहिए, S1 की वैल्यू 7 होनी चाहिए, x2 की वैल्यू 5 होनी चाहिए, और बाकी तमाम वेरिएबल 0 होने चाहिए। सो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आई? x1 चूंकि अब नॉन बेसिक वेरिएबल है, बेसिक नहीं है, x1 को 0 साइन हो गया। बेसिक वेरिएबल में सिर्फ x2 मौजूद है, उसकी वैल्यू 5 हो गई, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है बाय एम टेक्निक। होपफुली इस लेक्चर को आप देखेंगे, आपने रिवाइज कर लेंगे, कैलकुलेशन खुद से करेंगे, तो ये आपको डिजायर्ड स्किल प्रोवाइड कर देगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।